हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको 12th ज्योग्राफी के दूसरा चैप्टर विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व तथा वृद्धि चैप्टर के का जो है ना पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और जो इसमें इम्पोर्टेंट लगे उसको आप याद भी करेंगे। देखिए, इसमें हमने क्या किया है, मुख्य क्वेश्चन जो है ना इसमें लिखे हैं और उसका आंसर भी लिखे हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या क्या है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनसंख्या क्या है या जनसंख्या से आप क्या समझते हैं। तो क्या होगा, जीव विज्ञान में विशेष प्रजाति के अंत जीव प्रजन्म के संग्रह को जनसंख्या कहते हैं। तो जनसंख्या किसे कहते हैं कि जीव विज्ञान में विशेष प्रजाति के अंत जीव प्रजन्म के संग्रह को जनसंख्या कहते हैं। अब आगे है कि समाज शास्त्र में मुख्य पॉइंट जो है ना ये आपके ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे, स्टार पॉइंट। कहते हैं कि समाज शास्त्र में मनुष्यों के संग्रह को जनसंख्या कहते हैं कि नहीं कहते हैं, मनुष्य के संग्रह को। अब सभी स्थान पर जनसंख्या का वितरण एक समान नहीं होता है। बिल्कुल सही है कि सभी जो स्थान पे जो है ना जनसंख्या एक समान नहीं होता है, कहीं ज़्यादा होता है तो कहीं कम होता है। वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग क्या है, लगभग जो है 90% भाग समस्त स्थलीय भाग के केवल 10% भाग पर निवास करती है। सिर्फ 10% भाग पर निवास करती है। लगभग 90% समस्त स्थलीय भाग के केवल 10% भाग पर निवास करती है। अब आगे है कि विश्व की 60% जनसंख्या एशिया महादेश में निवास करती है। आपसे क्वेश्चन कहेगा कि एशिया महादेश में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो कितना होगा, 60% जनसंख्या एशिया महादेश में निवास करती है। अब आगे है कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 80% भाग 20% उत्तरी अक्षांश से 60% उत्तरी अक्षांश के मध्य में निवास करती है। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। दक्षिण गोलार्ध में विश्व की केवल 10% जनसंख्या निवास करती है। आपसे क्वेश्चन करेगा दक्षिण गोलार्ध में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो क्या होगा, 10%। अब आगे है कि उत्तरी गोलार्ध में विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है। उत्तरी में कितना है, 90, और दक्षिणी में कितना है, 10% सिर्फ। अब आगे है VVI ऑब्जेक्टिव। वर्ष 2018 में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी, आपसे पूछा जाएगा, तो कितना होगा, वर्ष 2018 में विश्व की कुल जनसंख्या 776.1 करोड़ थी। कई बार पूछा भी गया है। अब आगे है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। VVI क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 नंबरिया, जिसको आप लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं ना, वो किसी तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, किसी प्रदेश के क्षेत्रफल तथा जनसंख्या में जो पारस्परिक अनुपात होता है उसी जनसंख्या घनत्व कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, देखिए, प्रदेश के क्षेत्रफल तथा जनसंख्या में जो पारस्परिक अनुपात होता है उसको हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब आगे है कि जनसंख्या घनत्व कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषित करें। तो जनसंख्या घनत्व 4 प्रकार के होते हैं। एक है गणितीय घनत्व, दूसरा है आर्थिक घनत्व, तीसरा है कायिक घनत्व, चौथा है कृषि घनत्व। अब जानते हैं कि ये गणितीय घनत्व किसे कहते हैं, ये क्या है। तो गणितीय घनत्व, इसमें किसी प्रदेश के क्षेत्रफल तथा वहाँ निवास करने वाले जनसंख्या का अनुपात ज्ञात होता है। जनसंख्या में क्षेत्रफल से भाग देने पर प्रति वर्ग में क्षेत्रफल से भाग देने पर प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व प्राप्त हो जाता है। इसे सूत्रवत निम्न रूप से लिखते हैं। तो ये क्या होगा, गणितीय घनत्व हो जाता है। तो गणितीय घनत्व बराबर होता है कुल जनसंख्या बट्टे कुल क्षेत्रफल। अब आगे है कि आर्थिक घनत्व क्या है। आखिर ये आर्थिक घनत्व क्या है, इसको किसे कहते हैं। अब आर्थिक घनत्व प्रदेश के आर्थिक संसाधनों की क्षमता तथा वहाँ के संपूर्ण जनसंख्या अनुपात को आर्थिक घनत्व कहते हैं, परंतु यह अनुपात ज्ञात करना कठिन होता है। इसका सूत्र निम्न है। देखिए क्या है, आर्थिक घनत्व बराबर देश की कुल जनसंख्या बट्टे
देश की संपूर्ण साधनों का मूल। ये क्या हुआ? ये आर्थिक घनत्व हो गया। प्रदेशों की संपूर्ण, देश की संपूर्ण साधनों का मूल, और ऊपर में क्या होगा? देश की कुल जनसंख्या। अगर करेंगे इसमें, अगर भागा देंगे तो आर्थिक घनत्व निकल जाएगा। अब आगे है कायिक घनत्व क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबरिया में, तो किसी क्षेत्र की कृषिगत भूमि तथा संपूर्ण जनसंख्या का अनुपात कृषि क्षेत्रीय घनत्व होता है। इसका सूत्र निम्नांकित है। क्या कहते हैं? किसी क्षेत्र के कृषिगत भूमि तथा संपूर्ण जनसंख्या का अनुपात को हम क्या कहेंगे? कायित्व घनत्व कहेंगे। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसका सूत्र होता है कायिक घनत्व बराबर देश की कुल जनसंख्या बट्टे कुल कृषि योग्य भूमि। अब आगे है कृषि घनत्व। इसका क्या था? सबसे चौथा पॉइंट क्या था? कृषि घनत्व था ना। प्रदेश की कृषित भूमि के क्षेत्रफल तथा वहां कृषि कार्य में लगी जनसंख्या को कृषि घनत्व कहा जाता है। प्रदेश की कृषित भूमि के क्षेत्रफल तथा वहां कृषि कार्य में लगी जनसंख्या को कृषि घनत्व कहा जाता है। इसका सूत्र निम्न है। क्या सूत्र? कृषि घनत्व बराबर होता है कृषि में संलग्न जनसंख्या बट्टे कुल कृषि योग्य भूमि। ये क्या होगा? कृषि घनत्व। अब आगे जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि समस्त विश्व की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा गया है, वर्णन करें। तो समस्त विश्व की जनसंख्या को निम्न लिखित वर्गों में बांटा गया। इसको लिखेंगे। एक नंबर क्या है? आर्थिक घने बसे क्षेत्र, और दूसरा क्या है? घने बसे क्षेत्र। तो अधिक घने बसे क्षेत्र किसे कहते हैं? चलिए हम जानते हैं। कहते हैं कि इसका घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 400 व्यक्तियों का है। कितना है? 400 व्यक्तियों का है। यह भाग एशिया में गंगा, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगस्टिंग्यांग, मिनास आदि सिक्यांक्स नदियों की घाटियों, जापान की औद्योगिक पेटी, अफ्रीका में नील की घाटी और डेल्य प्रदेश, यूरोप में पश्चिमी यूरोप की औद्योगिक पेटी, जो फ्रांस आदि औद्योगिक क्षेत्र में विस्तृत है। यह अधिक घने बसे क्षेत्र क्या है? कहाँ कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र की घाटी हो गई, सतलज, गंगा, ये सब जो घाटी में जो है ना अधिक घने बसे क्षेत्र होते हैं। आप इसको याद रखेंगे। अब आगे है कि घने बसे क्षेत्र क्या है? तो इसका क्या है? इसका घनत्व 200 से 400 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर का है। और अधिक में कितना था? 400 व्यक्तियों का था। इसमें क्या है? 200 से लेकर 400 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर का है। इस भाग में भारत, यूरोप और चीन के कृषि प्रधान क्षेत्र है, जिनके बीच कई भागों में औद्योगिक क्षेत्रों को पेटियां मिलती है। कई भागों में स्थानीय घनत्व 400 मनुष्य से भी अधिक का हो जाता है। उपर्युक्त जलवायु, पर्याप्त जल, वृष्टि तथा उपजाऊ भूमि के कारण घनत्व अधिक मिलता है। किसके कारण? तो जलवायु, पर्याप्त जल, वृष्टि तथा उपजाऊ भूमि के कारण क्या होता है? देखो, जैसे जहाँ पर भी अगर उपजाऊ भूमि हो तो वहाँ पे क्या होगा? जनसंख्या सबसे अधिक होगा। जहाँ पीने के लिए जल की सुविधा होता है, खाने के लिए भोजन की सुविधा होती है, वहाँ सबसे अधिक जनसंख्या होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो घने बसे क्षेत्र भी समझ गए और अधिक घने बसे क्षेत्र भी। अब आगे बढ़ते हैं। अब कम घनत्व वाले क्षेत्र क्या है जाने। कम घनत्व वाले क्षेत्र, इसकी प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 5 से 50 का होता है। जिन क्षेत्रों में घास के मैदान पाए जाते हैं वहां पशुपालन अथवा उपर्युक्त अवस्थाओं में सिंचाई के सहारे कृषि की जाती है। एशिया और अमेरिका में विस्तृत घास के मैदान प्रदेश इसी प्रकार है। तो किस प्रकार? कम घनत्व वाले हैं। जहाँ पे कम घनत्व होते हैं वहाँ पे क्या? पशुपालन वगैरह सबसे अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रति भूमि अधिक होता है। तो ये सब कहाँ है? ये सब एशिया और अफ्रीका के विस्तृत घास के मैदान प्रदेश इसी प्रकार का है। अब आगे है कि विश्व में जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन करें। भी आई है ये आपके लिए, कई बार पूछा भी गया है। तो क्या होगा? विश्व में जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन निम्नलिखित है। ये लिख करके फिर इसका स्टार पॉइंट देंगे। एक पहला पॉइंट देंगे भौतिक कारण, दूसरा है क्या? सांस्कृतिक कारक, जनसंख्या वृद्धि, है ना। ये दो इसका क्या है? मुख्य
क्या है, भौतिक कारक और सांस्कृतिक कारक, ये इसका मुख्य, इसका वितरण का प्रभावित करने वाला मुख्य कारण है। तो क्या होगा, भौतिक कारक किसे कहते हैं, तो जिनमें जलवायु, जल की पूर्ति और प्राप्ति, मिट्टी की उर्वरा शक्ति, समुद्र से किसी प्रदेश की ऊंचाई, स्थिति एवं प्राकृतिक संसाधन आदि सम्मिलित किए जाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, भौतिक कारक कहते हैं। अब आगे है सांस्कृतिक कारक क्या है, तो जिनके अंतर्गत मानव की आर्थिक क्रियाएं, उसकी समाज व्यवस्था, सरकार की आवास प्रवास नीति, जनसंख्या संबंधी नीति, सुरक्षा व्यवस्था, सामाजिक मान्यताएं एवं प्रथाएं आदि सम्मिलित है, उसको हम क्या कहेंगे, सांस्कृतिक कारक कहते हैं। चाहे तो आप इसका नोट्स भी तैयार करके याद कर सकते हैं। वैसे तो आपका अभी समय बहुत कम बचा है, इसलिए आप इसको जितना बार हो सके आप वीडियो को देखिए और समझ समझ करके आप इसको याद रखिए। अब आगे है कि जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, तो यदि किसी क्षेत्र में जनसंख्या में निश्चित अवधि में वृद्धि होती है तो वह धनात्मक वृद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है, धनात्मक वृद्धि कहलाती है। किंतु जब इसकी संख्या में कमी आती है तो यह ऋणात्मक वृद्धि कहलाती है। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसको हम क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। अगर क्या होता है, जनसंख्या में निश्चित अवधि में अगर जनसंख्या में वृद्धि होती है और वह तब वो क्या होता है, वह वृद्धि कहलाती है, वह धनात्मक कहलाती है। अगर निश्चित अवधि में अगर जनसंख्या घटने लगती है तो क्या होगा, वह वृद्धि ऋणात्मक कहलाती है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब आगे है कि जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक का वर्णन करें, तो क्या सब होगा, तो जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख 3 घटक है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। क्या है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये क्या है, जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक। अब जन्म दर क्या है, तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर वर्ष में जितने बच्चे जन्म लेते हैं उस संख्या को जन्म दर कहा जाता है। यह जन्म दर विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न होती है। इसका मुख्य कारण सामाजिक दशाएं एवं बाल विवाह है। जो देश जितना अधिक दरिद्र होता है वहाँ के निवासियों का रहन सहन का विस्तार उतना ही निम्न एवं शिक्षा का अभाव मिलता है, जिससे यहाँ जन्म दर अधिक होता है। फिर जहाँ पे क्या होगा, जहाँ लोगों को अगर बाल विवाह कर दिया जाता है तो फिर क्या होगा, उस क्षेत्र में वृद्धि होगा कि नहीं होगा। तो जन्म दर किसे कहते हैं आप जान गए। अब क्या है, मृत्यु दर किसे कहते हैं और प्रवास क्या है आप हमें बताएंगे। अब क्या है मृत्यु दर, देखिए अगर आपको मृत्यु दर की अगर परिभाषा लिखना है तो आप सेम इसी टाइप से लिख सकते हैं, प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर वर्ष में जितने भी व्यक्ति की मृत्यु होती है उस संख्या को क्या कहा जाएगा, मृत्यु दर कहा जाएगा। अगर जन्म हुआ तो जन्म दर हुआ, अगर मृत्यु हुआ तो मृत्यु दर कहा जाता है। आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। अब आगे है कि प्रवास किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का अपने निवास स्थान से दूसरे स्थान पर गमन जनसंख्या को प्रवास कहते हैं। किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का अपने निवास स्थान से दूसरे स्थान पर गमन को क्या, जनसंख्या को प्रवास कहते हैं। मतलब अपने स्थान पर रह रहा था, वहाँ से वो कहीं बाजार चला गया, इस स्थिति को क्या कहेंगे, प्रवास कहा जाता है। तो प्रवास कितने प्रकार के होते हैं, देखिए ये प्रवास भी आई और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके लिए। अब आगे है कि प्रवास कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रवास 2 प्रकार के होते हैं, एक है उत्प्रवास, दूसरा है अप्रवास। उत्प्रवास, दूसरा है अप्रवास। अब है कि उत्प्रवास किसे कहते हैं, तो जब कोई व्यक्ति अपने प्रदेश या देश से जाता है तो वह उत्प्रवास कहलाता है। जब कोई व्यक्ति अपने प्रदेश या देश से जाता है तो क्या कहते हैं, उत्प्रवास कहलाता है। अप्रवास, जब कोई व्यक्ति आकर कहीं बसता है तो वह अप्रवास कहलाता है। वह क्या कहलाता है, वह अप्रवास कहलाता है। अब आगे है कि जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव का वर्णन करें, तो क्या होगा, जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव निम्न है। उपलब्ध संसाधनों का तेजी से ह्रास हो रहा है। प्रथम पॉइंट क्या हुआ, जिसके कारण प्रति व्यक्ति संसाधनों की उपलब्धता का स्तर घटता
जाता है। दूसरा कारण उसका प्रभाव का क्या है कि देश की उपलब्ध संसाधन, देश की बढ़ती जनसंख्या। दूसरा क्या है, देश की उपलब्ध संसाधन, देश की बढ़ती जनसंख्या की मात्रा पर्याप्त भरण पोषण नहीं कर पाते हैं, जिनके कारण इस देशों में भूखमरी, महामारी तथा गृह युद्ध जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। परस HIV जैसी घातक बीमारियों की हमले ने अफ्रीका सहित स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल के कुल भागों में तथा एशिया में मृत्यु दर को बढ़ा दिया है। क्या है, देश की उपलब्ध संसाधनों, देश की बढ़ती जनसंख्या, ये क्या है, दूसरा कारक है जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाला। दूसरा कारण क्या है, देश की उपलब्ध संसाधन। प्रथम क्या है, उपलब्ध संसाधनों का तेजी से ह्रास। अब आगे है तीसरा पॉइंट इसका है अब तीसरा कारक है भूखमरी, कुपोषण, महामारी तथा गृह युद्ध जैसी समस्याओं से ग्रस्त क्षेत्रों के औसत जीवन प्रत्याशा में आई है, क्या होती है, कमी आई है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में मृत्यु दर बढ़ी है। क्या हुआ, इस कारण से क्या हुआ, मृत्यु दर बढ़ी है। अब क्वेश्चन है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत से क्या समझते हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, तो क्या होगा, किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के लिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। अब आगे है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की कितने अवस्थाएं हैं, वर्णन करें। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं 3 है, जो निम्न है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्थाएं। तो प्रथम अवस्था में क्या है, प्रथम अवस्था, इस अवस्था के महत्वपूर्ण पक्ष है उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर। इस अवस्था में अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न मिलती है तथा बड़े परिवारों को परिसंपत्ति वरीयता प्रदान करती है। इसी कारण इस अवस्था में अधिकांश लोग निरक्षर होते हैं, प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न होता है तथा महामारियों का भोजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण उच्च मृत्यु दरें मिलती है तथा जीवन प्रत्याशा भी कम मिलती है। अब दूसरा पॉइंट है इसका द्वितीय अवस्था। तो द्वितीय अवस्था क्या है, इस अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता या जन्म दरें उच्च रहती है, लेकिन समय के साथ उनमें धीमी गति से गिरावट शुरू हो जाती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वच्छता दशाओं में सुधार के कारण मृत्यु दर में जन्म दर की तुलना में अधिक तेजी से गिरावट अनुभव की जाती है, जिसके कारण इस अवस्था में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि होती है। यह क्या है, द्वितीय अवस्था, किसका, जनांकीय संक्रमण का। जनांकीय संक्रमण का द्वितीय अवस्था ये है। अब तृतीय अवस्था है कि इस अवस्था में जन्म दरें तथा मृत्यु दरें दोनों में तीव्र गिरावट आ जाती है, जिससे जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या उनमें मंद गति से वृद्धि होती है। अधिकांश जनसंख्या शिक्षित होने के साथ साथ नगरीय क्षेत्र में निवास करती है तथा उनके तकनीकी ज्ञान का विस्तार उच्च होता है। अब आगे क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है आपके लिए। यह क्या है कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो लिखेंगे, यह सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि का नवीनतम सिद्धांत है। इस सिद्धांत द्वारा इस तथ्य पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है कि किसी देश की जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास का स्तर उस देश की जनसंख्या वृद्धि को निर्धारित करता है। यह सिद्धांत यह बताता है कि पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों, निर्धन व्यक्तियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों की प्रजननता की दरें विकसित
अर्थव्यवस्था वाले देशों, संपन्न व्यक्तियों तथा शहरी क्षेत्रों की उपेक्षा अधिक रहती है। जैसे जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण होता जाता है, वैसे वैसे उस देश के जनांकीय प्रतिरूपों में अंतर आता है, मतलब अंतर आ जाता है। इस सिद्धांत को वारेन एम थॉम्पसन ने 1929 ईस्वी में प्रस्तुत किया तथा 1945 ईस्वी में इनमें F.W. नोटेस्टिन द्वारा संशोधन किया गया। ये किसका है? तो ये जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का पर एक जो संक्षिप्त टिप्पणी लिखे हैं। अब आगे है कि जनसंख्या प्रवास के कारण लिखे, VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो भौगोलिक दृष्टि से जनसंख्या प्रवास के निम्न कारक कारण है। कौन कौन है? तो पहले है भौतिक कारण, दूसरा है आर्थिक कारण, तीसरा है सामाजिक कारण, चौथा है धार्मिक कारण और पांचवा है राजनीतिक कारण। ये पांचों कारण को आपको याद रखना है। जनसंख्या प्रवास के कारण को कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब आखिर ये भौतिक कारण क्या है, इसको जानते हैं। तो भौतिक कारण इसके अंतर्गत बाढ़, सूखा, अकाल, महामारी, ज्वालामुखी, भूकंप, भ्रसन आदि के कारण प्रभावित लोग दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। मध्य एशिया से मानव प्रजातियों का स्थानांतरण इसी कारण से हुआ है। किसके कारण? भौतिक कारण से हुआ है। अब दूसरा नंबर क्या था? आर्थिक कारण। दूसरा क्या था? आर्थिक कारण था ना। तो आजीविका की तलाश में गांव से लोग नगरों में जाते हैं, सरकारी सेवक अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, व्यापारी व्यापार करने जाते हैं, किसान अपनी उपज बाजार में बेचने जाते हैं आदि आर्थिक कारणों से होने वाले प्रभास के उदाहरण है। चीन के पूर्वी भाग से अनेक लोग मलाया, वियतनाम तथा इंडोनेशिया में बस गए, ऐसा आर्थिक कारणों से हुआ है। ये सब किसके कारण से हुआ है? ये आर्थिक कारण से हुआ है। अब तीसरा था कि सामाजिक कारण। ये सामाजिक कारण क्या होता है, इसके विषय में समझते हैं। तो स्त्रियों के शादी के उपरांत ससुराल में जाना, लगभग सभी समाजों के लोगों का अपनी रिश्तेदारियों में जाना, शादी समारोह में भाग लेना आदि, यह क्या है? सामाजिक कारणों से होने वाला प्रवास है। होता है ना, किसी का शादी विवाह हो जाता है तो कोई जाते हैं ना उधर से सगे संबंधी लोग उससे मिलने के लिए, ये भी एक प्रवास ही हुआ ना। अब आगे है कि धार्मिक कारण क्या है? तो 1947 ईस्वी में भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद हिंदुओं का भारत आना तथा मुसलमानों का पाकिस्तान जाना, विभिन्न धर्मों के अनुयायियों का अपने अपने धर्म स्थलों की यात्रा करना, विश्व में अपने प्रचार हेतु देशाटन करना, इसी कारण होने वाली ये क्या है? प्रवास है। ये सब क्या है? धार्मिक कारण है। देखिए, आपको इसको रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है और उसके बाद फिर थिंकिंग करके स्टोरी रूप से आपको याद करना है। अब आगे है कि राजनीतिक कारण। अब आगे है कि आक्रमण, उपनिवेशन, विजय तथा राजनीतिक वर्ताव हेतु होने वाले प्रवास इसी के अंतर्गत आते हैं। मध्यकाल में भारत पर मोहम्मद गौरी एवं महमूद गजनवी के आक्रमण 16वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा विभिन्न देशों को उपनिवेश बनाने के दौरान इसी कारण प्रवास हुए। होता है ना, जब महमूद गजनी आए, उसके बाद मोहम्मद गौरी आए, ये सब आक्रमण करके आए ना, उस समय भी बहुत से लोग क्या हुए? डर से एक जगह से दूसरे जगह चले गए। कितना ने डर से क्या किया? अपना धर्म भी परिवर्तन कर लिया। तो ये सब क्या हो गया? राजनीतिक कारण हो गया। चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, हमने इसको फास्ट में इसलिए आपको बताया, ज़्यादा आपको डिटेल से नहीं बताया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएंगे और हम चाहते हैं कि एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो चलिए थोड़ा सा हम इसके ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान देते हैं। तो क्या है? विश्व की कितना प्रतिशत जनसंख्या एशिया में निवास करती है? विश्व की कितना प्रतिशत जनसंख्या एशिया में निवास करती है? तो कितना होगा? 60%। अब आगे है, एशिया की घनी जनसंख्या का क्या कारण है? तो क्या कारण है? तो मानसूनी जलवायु इसका आंसर होगा, मानसूनी जलवायु। अब आगे क्वेश्चन है कि एशिया महादेश में घनी जनसंख्या का निवास किस अक्षांशों के बीच में है? तो क्या होगा?
10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में है। अब आगे है कि एशिया महादेश की जनसंख्या कितनी है 2013 के अनुसार, तो क्या होगा 429 करोड़। अब आगे है यूरोप महादेश की जनसंख्या कितनी है, तो 74 करोड़ 2013 के अनुसार कितना है 74 करोड़। अब आगे है कि यूरोप महादेश में जनसंख्या का जमाव मुख्यतः किन अक्षांशों के बीच पाया जाता है। यूरोप महादेश में जनसंख्या का जमाव मुख्यतः किन अक्षांशों के बीच पाया जाता है, तो क्या होगा उत्तरी अक्षांशों के बीच, जो 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच होता है। अब आगे है कि जनसंख्या की धुरी किस क्षेत्र को कहा जाता है वीवीआई ऑब्जेक्टिव, तो क्या होगा उत्तरी पश्चिमी यूरोप को जनसंख्या की धुरी कहा जाता है। अब आगे क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका में कितनी जनसंख्या निवास करती है, उत्तरी अमेरिका में कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो 56.5 करोड़। अब आगे है लैटिन अमेरिका में कितनी जनसंख्या निवास करती है लैटिन अमेरिका में, तो क्या होगा 40.6 करोड़ लैटिन अमेरिका में निवास करती है। अब आगे क्वेश्चन है कि लैटिन अमेरिका की जनसंख्या का कितना भाग में फिस्को एवं ब्राजील में निवास करती है, कितना भाग फिस्को एवं ब्राजील में निवास करती है, तो 2/3 भाग। अब आगे है सबसे कम जनसंख्या किस महादेश की है, तो क्या होगा यूरोप महादेश की सबसे कम जनसंख्या है। अब आगे क्वेश्चन है कि आधुनिक मानव का विकास कब हुआ, तो क्या होगा लगभग 10 वर्ष पूर्व हुआ, 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ आधुनिक मानव का विकास। अब आगे क्वेश्चन है कि नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ, तो लगभग 10,000 वर्ष पूर्व अंतिम हिमयुग के समाप्त होने पर, लगभग 10,000 वर्ष पूर्व। अब आगे क्वेश्चन है कि 1750 के आसपास में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो कितनी थी 72 करोड़ थी। अब आगे क्वेश्चन है कि जनांकीय संक्रमण से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो क्या होगा WS थॉम्पसन ने किया था। अब आगे है विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस देश का है, तो क्या होगा मंगोलिया का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। अब आगे क्वेश्चन है कि विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है, ये आप हमको बताएंगे विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है। अब आगे है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश का है तथा सबसे कम किस देश का है, तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या चीन की है तथा सबसे कम वेटिकन सिटी की है। तो दोस्तों आज हमने ज्योग्राफी के दूसरे चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन किया, उसके ऑब्जेक्टिव को भी बताया। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने ग्रुप में भी इसे सेंड करेंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट।